चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली के मौके पर देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें दीपावली की शुभकामनाओं के साथ प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों को दीपावली के अवसर पर लिखे पत्र में राम मंदिर निर्माण के बाद दूसरी दिवाली और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने पत्र में लिखा है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मर्यादा का पालन किया और अन्याय का बदला लिया। पीएम मोदी ने अपने पत्र में नक्सलवाद के खात्मे का भी जिक्र किया और कहा कि दूर दराज के कई हिस्सों में सालों बाद पहली बार दिवाली मनाई जा रही है। पीएम ने हाल के सालों में नक्सल को खत्म करने के लिए किए गए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में जीएसटी दरों में गिरावट, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को बढ़ावा देने का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने लिखा कि ऊर्जा और उत्साह से भरे इस पावन पर्व दीपावली पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद ये दूसरी दीपावली है। भगवान श्री राम हमें धर्म का पालन करना सिखाते हैं और अन्याय से लड़ने का साहस भी देते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न केवल धर्म का पालन किया बल्कि अन्याय का बदला भी लिया। पीएम मोदी ने बताया कि ये दीपावली इसलिए खास है क्योंकि पहली बार देश भर के कई जिलों में, जिनमें दूर दराज के इलाके भी शामिल हैं, वहां पर दीप जलाए जाएंगे। ये वो जिले हैं जहां पर नक्सलवाद, माओवादी, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया गया है। हाल के दिनों में हमने कई लोगों को हिंसा का रास्ता छोड़कर हमारे देश के संविधान में आस्था व्यक्त करते हुए विकास की मुख्य धारा में शामिल होते देखा। इसके अलावा उन्होंने देश की आर्थिक बदलाव, जीएसटी दरों में कमी और विकास जैसे मुद्दों का जिक्र किया और एनडीए सरकार की कई उपलब्धियां भी गिनवाई। और चलिए अब सीधे के लेके चलते हैं आपको बिहार के मुजफ्फरपुर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अब वर्ष 2024 के दिसंबर तथा 25 के जनवरी फरवरी में हम तो जगह जगह गए थे। मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए पूरे बिहार में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले में 10 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। तो इसमें जो कुछ भी देखिए, मुजफ्फरपुर में पूर्वी रिंग रोड का निर्माण शुरू किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर में आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है। हम मुजफ्फरपुर शहर में 3, जो हम आपको 10 का बताए हैं उसी में है, 3 मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। चंदवारा पुल के पहुंच पथ का निर्माण कराया जा रहा है। गाय घाट में मधुर पट्टी घाट पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। औराई में 3 पुलों का निर्माण कराया जा रहा है और बड़गांव से शंकरपुर तक पथ का निर्माण कराया जा रहा है। और मुजफ्फरपुर के बस स्टैंड का नाम अमर शहीद, जिसको बैकुंठ शुल्क के नाम पर किया गया। तो हर जगह से एक एक तरह से काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर तो जितना काम सबको संक्षेप में पूरे बिहार के लिए, सभी राज्यों के लिए सब कुछ किया गया है। तो अब यहाँ पर तो भाई कांटी विधानसभा, इस इलाके में कराए गए कार्य, कांटी विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिनमें कांटी प्रखंड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें इस विधानसभा में 5 बड़े पथों का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराया गया। और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन परिसर में आग लगने की खबर। नर्मदा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 19 में लगी आग। राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 31 में आग लगी है। दोपहर 2:15 बजे आग पर काबू पा लिया गया था। हालांकि किन कारणों की वजह से यह आग लगी, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बधाई दी है। एस जयशंकर ने मोटेगी तोशिमित्सु को बधाई दी है। जापान के नए विदेश मंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री को उन्हें बधाई दी है।
और एस जयशंकर ने मोटेगी तोशिमित्सु को विदेश मंत्री बनाए जाने पर बधाई दी है। एस जयशंकर की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें बधाई दी गई है। और पुलिस स्मृति दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे, जहां पर राजनाथ सिंह ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। और इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद की समस्या जल्द ही भारत में इतिहास बन जाएगी। नक्सलियों के खिलाफ अभियान की सफलता का आकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि कभी सरकार के खिलाफ हथियार उठाने वाले माओवादी आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं और खुद को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं। जो क्षेत्र पहले नक्सलियों के आतंक से कांपते थे, आज वहां रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और कॉलेज पहुंच चुके हैं। जो क्षेत्र कभी नक्सल हब हुआ करते थे, आज वो एजुकेशनल हब बन रहे हैं। आज वहां बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे, वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। सरकार जो इतने परिवर्तन कर पाई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पुलिस बलों का और हमारे सुरक्षा बलों का है। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान की सफलता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि जो नक्सली पहले स्टेट के खिलाफ हथियार उठाते थे, आज वही नक्सली आत्मसमर्पण कर खुद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से यह समस्या अब इतिहास बनने जा रही है। इसके लिए हमारे सभी सुरक्षा कर्मी बधाई के पात्र हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक भारत में नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी। लंबे समय से नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक समस्या बना रहा और एक समय था जब छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ महाराष्ट्र के कई जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। गांव में स्कूल बंद थे, सड़कें नहीं थीं, लोग डर के साए में जी रहे थे। हमने संकल्प लिया कि इस समस्या को और आगे बढ़ने नहीं देंगे। जिस तरह से हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर संगठित तरीके से काम किया, वो सराहनीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो क्षेत्र कभी नक्सलियों के गढ़ थे, वे अब शिक्षा के गढ़ बन रहे हैं। भारत के वे हिस्से जो कभी लाल गलियारे के रूप में कुख्यात थे, अब विकास की गलियारे में बदल गए हैं। सरकार ऐसे बदलाव लाने में सक्षम रही क्योंकि पुलिस सुरक्षा बलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक लंबे समय तक नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या रहा है। एक समय था जब छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों के कई जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। गांवों में स्कूल बंद थे, सड़कें नहीं थीं और लोग भय में जीते थे। लेकिन हमने ठान लिया कि इस समस्या को आगे नहीं बढ़ने देंगे और हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जिस तरह संगठित तरीके से काम किया, वह काबिले तारीफ है। साथियों, पिछले कई वर्षों के हमारे सम्मिलित प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। पूरे देश को अब यह भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वर्ष भी कई शीर्ष नक्सलियों का खात्मा किया जा चुका है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या भी अब बहुत ही कम बची रह गई है और वह भी अगले वर्ष मार्च तक खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर रिजर्व पुलिस लाइंस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि शहीदों का बलिदान प्रदेश और देश की अमूल्य पूंजी है, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। उनकी स्मृतियां हमें कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और जन सेवा का अमर संदेश देती हैं। प्रदेश पुलिस ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, सुदृढ़ीकरण और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए हैं। प्रदेश पुलिस बल के सदस्यों ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने, विशेषकर
बालिकाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा में सराहनीय भूमिका निभाई है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन की सफलता में उत्तर प्रदेश पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल एवं अन्य सुरक्षा बलों और प्रशासन ने अभूतपूर्व समर्पण और अनुशासन का परिचय देते हुए सुरक्षा और सुव्यवस्था के उत्कृष्ट मानक स्थापित किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि 2024 और 25 के दौरान प्रदेश के 3 बहादुर पुलिसकर्मी, एसटीएफ के निरीक्षक सुनील कुमार, मुख्य आरक्षी दुर्गेश कुमार सिंह और आरक्षी सौरभ कुमार ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को भरोसा दिया कि राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ हर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2024-25 में कर्तव्य की बेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 बहादुर पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस अवसर पर मैं सभी शहीद पुलिस जनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। शहीद पुलिस जन के परिवार के सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उनके कल्याण और उनके सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस भर्ती और प्रशिक्षण में रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल की। साल 2017 से अब तक 2.09 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई, जिनमें 34,000 महिलाएं शामिल हैं। राज्य पत्रित स्तर पर 1.52 लाख से अधिक पदोन्नति दी गई। वर्तमान में 28,154 पदों पर भर्ती और 2,391 पदोन्नति प्रक्रिया अभी जारी है। और चलिए बढ़ते आगे। ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर और सीईओ भावेश अग्रवाल के खिलाफ एक कर्मचारी को सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। बेंगलोर पुलिस ने एफआईआर में कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव सुब्रत कुमार दास का नाम भी शामिल किया है। 6 अक्टूबर को दर्ज एफआईआर में भावेश का नाम नहीं था, लेकिन मृतक के भाई के कहने पर बीएनएस की धारा 108 के तहत भावेश के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। अब तक भावेश अग्रवाल और कंपनी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। कंपनी में काम करे 38 साल के अरविंद ने 28 सितंबर को सुसाइड किया था। वो 2022 से ओला इलेक्ट्रिक में इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे। अरविंद के भाई ने दावा किया कि मौत के बाद उनके भाई के अकाउंट में 17 लाख रुपए कंपनी की ओर से ट्रांसफर किए गए थे। अरविंद के भाई ने कहा कि उनके भाई ने सुसाइड से पहले 28 पेज का नोट लिखा था, जिसमें भावेश और अन्य अधिकारियों पर मेंटल हैरेसमेंट और सैलरी इंसेंटिव नहीं देने का आरोप लगाया। पुलिस की तरफ से डीसीपी अनीता ने बताया कि शुरुआत में यह मामला पहले अननेचुरल डेथ के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन सुसाइड नोट सामने आने के बाद अरविंद के भाई की शिकायत पर केस को दोबारा दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक सुसाइड नोट में अरविंद ने लिखा, मैं चाहता हूं कि भावेश अग्रवाल को पुलिस सजा दे और मुझे न्याय मिले।